पढ़ेंगे ऑर्थोपेडिक्स के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है प्रोलेप्स्ड इंटरवर्टिबल डिस्क। इसको अपन पीआईवीडी भी कहते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीआईवीडी के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि कभी ये 8 मार्क्स का, कभी 16 मार्क्स का, इस तरह से पूछा जाता है। तो अपन इसको डिस्कस करने से पहले पहले तो देखेंगे कि जो इंटरवर्टिबल डिस्क क्या होती है, मतलब इसकी एनाटॉमी क्या होती है। सबसे पहले अपन देखेंगे इसके रिलेवेंट एनाटॉमी, उसके बाद पैथोलॉजी एंड इसके डायग्नोसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंशिएट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सर्वाइकल डिस्क प्रोलेप्स। क्योंकि अगर एक ही वीडियो बनाएंगे तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको 2 पार्ट्स के अंदर बनाए जाएंगे। तो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं इसके रिलेवेंट एनाटॉमी के बारे में। तो सबसे पहले अपन ये डायग्राम है इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर जो 2 वर्टिब्रास प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर इंटरवर्टिबल डिस्क प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नर्व रूट्स होती है, ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे फेसेट जॉइंट बनता है। यहाँ पर इंटरवर्टिबल फोरामेन होता है और यहाँ पे कार्टिलेजिनियस एंड प्लेट्स अपन को मिलती है। उसके बाद जो पीछे की तरफ यहाँ पर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट प्रेजेंट होता है और आगे की तरफ यहाँ पर एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट प्रेजेंट होता है। अब अपन बात करते हैं इसके इंटरवर्टिबल डिस्क के बारे में। तो इंटरवर्टिबल डिस्क अपन को इस तरफ से देखने को मिलती है, जिसको अंदर वाले जो पार्ट है उसको कहा जाता है न्यूक्लियस पल्पोसस, एंड जो बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको यहाँ पर कहा जाता है एनुलस फाइब्रोसस। तो यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, ये यहाँ पर एक तरह का जेलेटिनियस मटेरियल का बना हुआ होता है। ओके, और जो यहाँ पर एनुलस फाइब्रोसस है वो यहाँ पर फाइब्रो कार्टिलेजिनियस टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द इंटरवर्टिबल डिस्क कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स। तो इंटरवर्टिबल जो डिस्क होते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो है कार्टिलेजिनियस एंड प्लेट्स, जो कि अपन ने यहाँ पे देखा कार्टिलेजिनियस एंड प्लेट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस पल्पोसस होता है एंड एंगुलस फाइब्रोसस होता है, जो कि अपन ने यहाँ पे देखा न्यूक्लियस पल्पोसस, एंड जो बाहर वाला है वो है एनुलस फाइब्रोसस। ठीक है, अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कार्टिलेजिनियस एंड प्लेट्स के बारे में। कार्टिलेज एंड प्लेट्स आर थिन लेयर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रा बॉडीज एंड द डिस्क प्रॉपर। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये अपन को यहाँ पे इंटरवर्टिबल डिस्क और ये जो वर्टिब्रा है उसके बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये मतलब एक कांच की तरह का होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है हेलिन कार्टिलेज का होता है मतलब। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है ना, जो न्यूट्रिशंस है वो इससे लेते हैं, वर्टिब्रा से जो है वो न्यूट्रिशन लेता है ये बाय डिफ्यूजन। यहाँ पे लिखा हुआ है द डिस्क रिसीव्ड इट्स न्यूट्रिशन। ये जो डिस्क है ये न्यूट्रिशन को रिसीव करती है फ्रॉम द वर्टिब्रास बॉडीज, वर्टिब्रा बॉडी से वाया दिस एंड प्लेट से लेती है जो डिस्क है वो बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो जो डिस्क है वो वर्टिब्रा से न्यूट्रिशन से लेती है बाया, मतलब उस कार्टिलेज से। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस पल्पोसस के बारे में। तो यहाँ पे अपन देखा था न्यूक्लियस पल्पोसस है, तो उसके बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लियस पल्पोसस इज द जेनेटिनियस मटेरियल विच लाई अ लिटिल पोस्टीरियरली टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वर्टिब्रा। तो अपन यहाँ पे भी देखा था जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, या डायग्राम में देखा था, वो जेलेटिनियस मटेरियल का बना हुआ होता है, मतलब थोड़ा चिपचिपा सा, पतला सा, इस तरह से। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ये लाई करता है लिटिल पोस्टरली टू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द वर्टिब्रा, मतलब वर्टिब्रा के जो सेंट्रल एक्सिस है उससे थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, वहाँ पर लाई करता है। उसके बाद यहाँ पे इट इज़ इनक्लोज्ड इन एनुलस फाइब्रोसिस। जो एनुलस फाइब्रोसिस है उसके अंदर होता है, डायग्राम में अपन ने देखा था ये एनुलस फाइब्रोसिस है, उसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस पल्पोसस है। तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ इनक्लोज्ड इन एनुलस फाइब्रोसिस स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ कंसेंट्रिक रिंग। जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो कंसेंट्रिक रिंग का होता है, और फाइब्रो कार्टिलेजिनियस टिश्यूज़ का। अपन यहाँ पर भी देख लिया जो एनुलस फाइब्रोसिस होता है वो तो होता है फाइब्रो कार्टिलेजिनियस टिश्यूज़ का। एनुलस फाइब्रोसिस होता है जेनेटिलियस मटेरियल्स का, और जो एंड प्लेट्स जो अपन ने देखा था वो होती है यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज की। ठीक है, अब इसके बारे में अपन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूक्लियस पल्पोसस के बारे में, मतलब जो अंदर वाला जो पार्ट था वो। द न्यूक्लियस पल्पोसस इज नॉर्मली अंडर
considerable pressure and is restrained by the crucible like annulus. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है ना, उसके अंदर एक कंसिडरेबल प्रेशर है वो लगा रहता है उसके ऊपर. उसके बाद है यहाँ पे द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट इज अ स्ट्रेप लाइक लिगामेंट. अपन ने देखा था कि पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट था, तो वो होता है वो स्ट्रेप लाइक लिगामेंट होता है एट द बैक ऑफ द वर्टिब्रा बॉडीज एंड डिस्क. तो अपन ने देखा जो वर्टिब्रास बॉडीज है उसके पीछे की तरफ था और आगे की तरफ तो एंटीरियर वाला था और पोस्टीरियर की तरफ था पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट. ओके, तो ये एक तरफ का स्ट्रेप लाइक लिगामेंट होता है. उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी पैथोलॉजी के बारे में. प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसकी पैथोलॉजी के बारे में. द टर्म प्रोलैप्स्ड डिस्क मीन द प्रोट्रूशन एंड एक्सट्रूशन ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसस थ्रू द रेंट इन द एनुलस फाइब्रोसिस. तो यहाँ पे जो प्रोलैप्स्ड डिस्क है इसका मतलब ये है जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसका प्रोट्रूशन या फिर एक्सट्रूशन. तो इसको अपन डिटेल से देखेंगे. ये जो डायग्राम है इसके अंदर जो पूरा 3-4 पॉइंट है इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे जो क्या होता है ना, जो डिस्क है उसका प्रोट्रूशन होता है ना, जो उसका एक्सट्रूशन अपन को देखने को मिलता है न्यूक्लियस पल्पोसस का थ्रू अ रेंट इन द एनुलस फाइब्रोसिस. ठीक है, अपन ने देख लिया कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है. उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ नॉट अ वन टाइम फिनोमा, मतलब ये सिर्फ एक बार नहीं होता है. रेदर इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन द डिस्क विच अल्टीमेटली लीड टू इट्स प्रोलैप्स. तो इसका मतलब क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि एक बार हो जाएगा उसके बाद रुक जाएगा. ये एक तरह का पूरा सीक्वेंस होता है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता रहता है. तो अपन ने यहाँ पर डायग्राम में भी देखा था ना कि पहले ये ऐसा था फिर ऐसा होगा इस तरह से होगा. तो इस तरह से इसका पूरा सीक्वेंस होता है. ये अपन डायग्राम को अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो चेंजेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो इसके अंदर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है. तो सबसे पहले चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे न्यूक्लियस डिजनरेशन, उसके बाद न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट एंड स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस. ठीक है, तो अपन एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पर सबसे पहले आता है न्यूक्लियस डिजनरेशन. उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है डिजनरेशन चेंजेस अकर्स इन द डिस्क बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑन द न्यूक्लियर मटेरियल. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, डिजनरेशन अपन को देखने को मिलता है, डिजनरेटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं अकर्स इन द डिस्क. जो डिस्क होती है ना उसके अंदर डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं बिफोर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल. ओके, उसके बाद यहाँ पे दिस चेंजेस आर. तो कौन कौन से चेंजेस अपन को देखने को मिलेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है. तो सबसे पहले देखने को मिलेगा सॉफ्टनिंग ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स फ्रेगमेंटेशन. जो उसका जो है उसकी सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी एंड उसका फ्रेगमेंटेशन अपन को देखने को मिलेगा डिस्क का. उसके बाद है वीकनिंग एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एनुलस. और उसके बाद जो वीकनिंग अपन को देखने को मिलेगी एंड डिसइंटीग्रेशन अपन को देखने को मिलेगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एनुलस का. अपन ने देखा था कि एनुलस का होता है, तो यहाँ पर उसकी बात हो रही है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर ए. तो अपन इसको डायग्राम में देखेंगे. ये वाला जो पार्ट है ये फिगर ए है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिजनरेटिव एनुलस हो रहा है यहाँ पर. उसके बाद फ्रेगमेंट न्यूक्लियस पल्पोसस हो रहा है. ठीक है, तो ये कौन सा स्टेज है, ये स्टेज ऑफ डिजनरेशन है. तो यहाँ पर नो बल्ज हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई बल्ज नहीं हो रहा है, अपन को देखने को नहीं मिल रहा है. यहाँ पर अभी डिजनरेशन स्टार्ट हुआ है. उसके बाद यहाँ पे फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियस पल्पोसस है. उसके बाद यहाँ पर अपन सेकेंड स्टेज की बात करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर प्रोलैप्स्ड डिस्क हो जाएगी. उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेज ऑफ प्रोट्रूशन. तो यहाँ पर क्या है ना, जस्ट अ बल्ज, यहाँ पे थोड़ा सा बल्ज होगा. तो अपन इसके बारे में बात करेंगे अब यहाँ पर. फिर उसके बाद यहाँ पर आता है एक और चेंजेस जिसके बारे में अपन ने देखा था पहले कि कौन सा चेंजेस है, वो है न्यूक्लियस डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, द न्यूक्लियस इज अंडर पॉजिटिव प्रेशर एट ऑल टाइम. तो अपन ने देखा था कि इसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव प्रेशर लगा हुआ रहता है न्यूक्लियस के ऊपर. व्हेन द एनुलस बिटवीन वीक, कि जब एनुलस बिकम वीक, ये वीक हो जाएगा. क्यों होगा ये, आइदर बिकॉज स्मॉल एरिया ऑफ इट्स एंटायर थिकनेस हैज disintegrated spontaneously or because of injury. The nucleus tend to bulge through a
डिफेक्ट। तो ये अपन डायग्राम में भी देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पे बल्ज हो गया है, जिसको अपन कहते हैं स्टेज ऑफ प्रोट्रूशन। यहाँ पे अपन देख सकते हैं प्रोलेप्स्ड डिस्क। तो ये क्या होता है ना, ये जो एनुलस होता है ये वीक हो जाता है। ये क्यों होता है कि यहाँ पर जो एंटायर थिकनेस हैज़ डिसइंटीग्रेटेड, जो उसके एंटायर जो डिस्क होती है ना, उसका डिसइंटीग्रेशन अपन को यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये किसी भी इंजरी के कारण भी हो सकता है इस तरह का, ठीक है। तो ये हो गया स्टेज सेकेंड, अपन ने यहाँ पर देख ली। उसके बाद यहाँ पे थर्ड, जिसको अपन कहते हैं दिस इज कॉल्ड डिस्क प्रोट्रूशन। तो अपन ने यहाँ पे देख लिया, अपन इसको क्या कहते हैं, डिस्क ऑफ प्रोट्रूशन, ओके। उसके बाद है यहाँ पर दिस टेंडेंसी इज ग्रेटली इंक्रीज इफ द न्यूक्लियस इज डिजनरेटेड एंड फ्रेगमेंटेड। तो क्या है ना, ये टेंडेंसी है ना धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है अगर इफ द न्यूक्लियस इज डिजनरेटेड एंड फ्रेगमेंट, अगर जो न्यूक्लियस है वो डिजनरेटेड होता है एंड फ्रेगमेंटेड होता है, तो ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ता जाता है। फाइनली द न्यूक्लियस कम्स आउट ऑफ द एनुलस। तो उसके बाद क्या होता है ना, ये कम आउट हो जाता है, मतलब ये बाहर की तरफ निकल जाता है एनुलस एंड द लाई अंडर द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। और जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल जो लिगामेंट है यहाँ पर, वो यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्टेज थर्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फाइनली द न्यूक्लियस कम्स आउट ऑफ द एनुलस, कम आउट द एंगुलस एंड लाई अंडर द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट एंड लाई अंडर द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट इस जगह पे। थ्रू इट्स हैज़ नॉट लॉस कॉन्टैक्ट विद द पेरेंट्स डिस्क। तो मतलब क्या होता है ना, ये पूरी तरह से बाहर भी नहीं निकलता, तो इसका थोड़ा सा कॉन्टैक्ट बना हुआ रहता है इस जगह पे यहाँ पर, ओके। तो इसको क्या कहते हैं अपन, दिस इज कॉल्ड डिस्क एक्सट्रूशन। तो इसको अपन जो ये है स्टेज, इसको कहते हैं अपन यहाँ पर स्टेज ऑफ एक्सट्रूशन, ये थी स्टेज ऑफ प्रोट्रूशन, ओके। अपन ने डेफिनेशन में भी देखा था ये दोनों नामों को। तो इसको क्या यहाँ पर क्या होता है ना, बट नॉट बी कॉन्टैक्ट, बट इन कॉन्टैक्ट, मतलब अभी भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट में बना हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता है स्टेज ऑफ सिक्वेस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं बनता है, तो मतलब ये बिल्कुल बाहर निकल जाता है, जिसको अपन कहते हैं सिक्वेस्ट्रेटेड। तो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या था, द एक्सट्रूटेड द डिस्क डस नॉट गो बैक। अगर ये एक बार बाहर निकल जाता है तो ये वापस अंदर की तरफ नहीं जाता है, ये वाली चीज़, ओके। द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट द न्यूक्लियस फ्रॉम प्रोट्रूडिंग फर्दर। तो यहाँ पे क्या लिखा हो रहा है, जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, मतलब जो ये वाला जो लिगामेंट है ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इस कारण से कि ये अपन को ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो जिस कारण से क्या है ना, नो स्ट्रॉन्ग इनफ टू प्रिवेंट द न्यूक्लियस फ्रॉम प्रोड्यूसिंग फर्दर। तो क्या है ना, ये इसको प्रिवेंट करके नहीं रखता कि ये इसको अंदर ही रखे, मतलब ये भी ख़राब हो जाता है, ये भी डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, जिस कारण से जो पार्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द एक्सट्रूटेड डिस्क may lose its contact with the parent disk when it is called sequestrated। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट नहीं बनता है, जिसको अपन यहाँ पे सीक्वेटेड डिस्क कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट नहीं है। तो अपन इसको एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है ना, यहाँ पे डिजनरेशन होता है, डिजनरेशन एनुलस होता है। उसके बाद फ्रेगमेंटेड न्यूक्लियर पल्पोसस होता है। ये थी इसकी स्टेज 1, जिसके यहाँ पर आपको किसी भी तरह का बल्ज देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आता है स्टेज ऑफ प्रोट्रूशन। यहाँ पे क्या होता है ना, जस्ट अ बल्ज होता है, मतलब थोड़ा सा बल्ज होता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है प्रोलेप्स्ड डिस्क। उसके बाद थर्ड आता है जिसको अपन कहते हैं स्टेज ऑफ एक्सट्रूशन। तो यहाँ पर क्या होता है ना, बट इन कॉन्टेक्ट, ये थोड़ा सा होता है लेकिन अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्ट बना हुआ रहता है। लेकिन जो लास्ट वाला होता है ना, जिसके अंदर आपको किसी भी तरह का कॉन्टेक्ट नहीं देखने को मिलता और ये पूरा बाहर निकल जाता है, तो इसे अपन कहते हैं प्रोलेप्स्ड डिस्क, मतलब प्रोलेप्स इंटरवर्टिबल डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे और भी आगे लिखा हुआ है द सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क में कम टू लाई behind the posterior longitudinal ligament और may become free fragment in the canal। तो क्या होता है ना, ये बिल्कुल बाहर निकल जाता है और एक बार बाहर निकल जाता है तो ये वापस अंदर नहीं आ पाते हैं और ये बाहर आके बिल्कुल फ्री हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है behind the posterior longitudinal ligament, ये बाहर की तरफ आ जाता है और may become free fragment in the canal, और कैनाल के अंदर बिल्कुल फ्री फ्रेगमेंट बन जाता है। फिर यहाँ पर आता है इसका थर्ड चेंजेस, जिसका नाम है स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है ना, दिस इज द स्टेज ऑफ रिपेयर। तो ये जो स्टेज ऑफ फाइब्रोसिस होता है ये यहाँ की रिपेयर वाली स्टेज होती है।
this beginning alongside of degeneration, the residual nucleus pulposum become fibroid. जो यहाँ पर nucleus pulposus है वो यहाँ पर fibroid हो जाता है and exudate nucleus pulposus become flattened. तो न्यूक्लियर पल्पोसस तो यहाँ पे फाइब्रोइड हो जाता है एंड एक्सुडेट न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो यहाँ पे फ्लैटेंड हो जाता है एंड फाइब्रोइड हो जाता है एंड फाइनली अंडरगो कैल्सिफिकेशन, और उसके बाद ये कैल्सिफिकेशन के अंदर चला जाता है. उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एट द सेम टाइम, और उसी टाइम क्या होता है ना न्यू बोन फॉर्मेशन अपन को देखने को मिलता है उस जगह पे. अकर्स एट द पॉइंट वेयर द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट हैज बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम द वर्टिब्रल बॉडी एंड इस पर फॉर्मेशन अकर्स. तो अपन ने देखा था ना कि वहाँ पे पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट था जो कि स्ट्रेप की तरह था, तो वो तो वहाँ से ख़राब हो गया, तो वहाँ पे न्यू बोन फॉर्मेशन अपन को देखने को मिलेगी जहाँ पे जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट था हैज़ बीन स्ट्रिप्ड, जो वहाँ से टूट चुका था, फ्रॉम द वर्टिब्रल बॉडी एंड स्टब फॉर्मेशन अकर्स. उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द साइट ऑफ एग्जिट ऑफ द न्यूक्लियस इज यूजुअली पोस्टरोलेटरल और ऑन वन और द अदर साइड. तो साइट ऑफ एग्जिट ऑफ द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस की जो एग्जिट साइड होती है वो यूजुअली क्या होती है ना पोस्टरोलेटरल हो सकती है या फिर किसी और जगह भी और किसी साइड पे भी हो सकता है. तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टरोलेटरल प्रोलेप्स्ड, अपन यहाँ पे देख सकते हैं ये डायग्राम है यहाँ पर. उसके बाद यहाँ पर आता है इसका डायग्नोसिस, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपन पहले इसको अच्छे से डायग्नोसिस करना पड़ेगा, क्योंकि डायग्नोसिस अपन जब अच्छे से कर पाएंगे उसके बाद अपन को पता लगेगा कि यहाँ पर PIBD पेशेंट को हुआ है, उसके बाद अपन इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे. उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द डायग्नोसिस इज मेनली क्लिनिकल. इन्वेस्टिगेशन लाइक CT स्कैन एंड MRI कैन may be done to confirm the diagnosis, especially if surgery is being considered. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसका डायग्नोसिस कराने के लिए अपन यहाँ पे CT स्कैन एंड MRI कराएंगे, और अगर अपन को जब सर्जरी करानी है तब तो अपन अच्छे से इसको डायग्नोसिस करेंगे CT स्कैन एंड MRI से. तो यहाँ पर अब डायग्नोसिस के अंदर आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स. ओके, द पेशेंट इज यूजुअली एन अडल्ट बिटवीन 20 to 40 ईयर ऑफ एज विथ अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल. तो अपन को जो पेशेंट अपन को देखने को मिलता है जिसकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, तो उन अडल्ट की एज होती है 20 to 40 ईयर्स की. इसके अंदर अपन को पेशेंट देखने को मिलते हैं इस एज के अंदर. द कॉमनेस्ट प्रेजेंटिंग सिम्टम इज लो बैक पेन. तो अपन को जो कॉमनली जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो होगा लो बैक पेन का. ओके, विथ और विदाउट द पेन रेडिएटिंग डाउन द बैक ऑफ द लेग सियाटिका. तो इसके अंदर जो लो बैक पेन है ना इसके अपन को विथ और विदाउट पेन देखने को मिल सकता है, मतलब रेडिएटिंग पेन जो कि मतलब नीचे की तरफ जाता है. अपन ने आप सियाटिका के बारे में जानते होंगे, अपन ठीक से देखेंगे उसको सियाटिका डायग्राम. तो इसके अंदर क्या होता है ना जो लो बैक पेन है इसका रेडिएटिंग पेन भी अपन को देखने को मिल सकता है डाउन द बैक ऑफ लेग के अंदर देखने को भी मिल सकता है, या फिर बिना मतलब जरूरी नहीं कि देखने को मिले, बिना देखे भी यहाँ पर लो बैक पेन हो सकता है. द हिस्ट्रोप्टोमा इज प्रेजेंट इन सम टाइम. तो कभी कभी क्या होता है ना जब पेशेंट अपने पास आता है तो कहता है कि उसको कभी पहले ट्रॉमा हुआ था जिस कारण से उसको अभी पेन हो रहा है. ठीक है, ऐसा भी जो पेशेंट है वो बता सकता है. इफ़ अ फ्यू केसेस, कुछ केसेस के अंदर क्या होता है ना देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ए एक्सक्रीशन सच एज हैविंग लिफ्टेड समथिंग हैवी having lift something heavy or pushed sometime immediately proceeding a sudden onset backache. तो क्या होता है ना कभी कभी जो पेशेंट है वो बताता है कि उसने कभी हैवी वर्क किया था या फिर हैवी जो ऑब्जेक्ट है वो लिफ्ट किया था जिस कारण से उसको पेन हो रहा है. पुस्ड समथिंग इमीडिएटली प्रोसीडिंग सडन ऑनसेट बैक एक, और उसको अचानक से वहाँ पे बैक एक होने लगा है. द फॉलोइंग सिम्टम्स आर कॉमन. तो कुछ सिम्टम्स है जो अपन को पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं कॉमनली, वो है लो बैक एक, सियाटिक पेन एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स. तो अपन एक एक करके इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर इसके क्लिनिकल फीचर्स के अंदर. तो सबसे पहले यहाँ पे आता है लो बैक एक. तो जो लो बैक एक है वो यहाँ पे एक्यूट भी अपन को देखने को मिल सकता है और क्रोनिक भी देखने को मिल सकता है. द एक्यूट बैक एक इज सीवियर विद द स्पाइन हेल्ड डिजिट एंड मसल स्पाज्म एंड एनी मूवमेंट एट द स्पाइन पेनफुल. तो यहाँ पे एक्यूट बैक एक के अंदर क्या होता है ना यहाँ पे सीवियर विथ द स्पाइन हेल्ड डिजिट बाय मसल स्पाज्म. तो यहाँ पे मसल स्पाज्म के कारण जो स्पाइन है वो यहाँ पे डिजिट हो जाती है, और जब पेशेंट मूवमेंट करता है तो उसको वहाँ पर स्पाइन के अंदर पेन होता है. तो यहाँ पर अपन को स्पाइन का पेन भी देखने को मिल सकता है.
अक्यूट बैकएक के अंदर। उसके बाद द पेशेंट मे बी एबल टू गो अबाउट विथ डिफ़िकल्टी। तो क्या होता है ना, कभी कभी जो पेशेंट है वो मतलब उसको डिफ़िकल्टी, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत चल फिर पाता है। द एक्सट्रीम केसेस, और एक्सट्रीम केसेस के अंदर क्या होता है ना, ही इज़ कम्प्लीटली इनकैपेसिटेटेड एनी अटेम्प्ट मूवमेंट प्रोड्यूसिंग सीवियर पेन एंड स्पाज्म। तो कुछ कुछ केस ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो पेशेंट है वो डिफ़िकल्टी के साथ भी अपना वर्क कर लेता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सट्रीम केस ऐसे होता है जिसके अंदर जो पेशेंट है वो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाता, वो कुछ काम के लिए कैपेबल भी नहीं हो पाता। अगर वो मूवमेंट करता है तो उसको सीवियर पेन होता है और स्पाज्म को वहाँ पर देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। उसके बाद है यहाँ पे क्रोनिक बैकएक। अपन ने पहले यहाँ पे बात किया था अक्यूट के बारे में, उसके बाद यहाँ पर आता है क्रोनिक के बारे में। द पेशेंट इज़ डल एंड डिफ्यूज। जो पेन होता है यहाँ पर वो डल हो सकता है और डिफ्यूज हो सकता है। यूजुअली मेड रॉन्ग बाय एक्सेक्शन, फॉरवर्ड बेंडिंग, सिटिंग और स्टैंडिंग इन वन पोजिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट इज़ रिलीव्ड बाय पेन। तो अगर जो पेशेंट है वो वर्क करता है, अगर जैसे वो आगे फॉरवर्ड बेंड कर रहा है या सिटिंग कर रहा है या स्टैंडिंग कर रहा है इन वन पोजिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए अगर वो एक ही पोजिशन में है तो उसको वहाँ पे पेन हो सकता है। पेन हो सकता है, डल एंड डिफ्यूज पेन अपन को वहाँ पे देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। और अगर ये जब रेस्ट करते हैं तो इनका जो पेन है वो उससे भी इनको रिलीफ मिलता है। फिर यहाँ पर उसके बाद आता है सियाटिक पेन। तो सियाटिक पेन को अपन इस डायग्राम से समझेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विथ लो बैक पेन। तो यहाँ पर भी पेशेंट को है वो लो बैक पेन हो सकता है, बट मे बी द सोल प्रेजेंटिंग सिम्टम्स अपन को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। द पेशेंट रेडिएट टू द ग्लूटियल रीजन, द बैक ऑफ थाई एंड लेग। तो इसका जो पेन होता है, सियाटिक पेन होता है, वो रेडिएट कर सकता है, मतलब ग्लूटियल रीजन से वो नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। ग्लूटियल रीजन, द बैक ऑफ द थाई एंड लेग। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये एक तरह की यहाँ पे सियाटिक नर्व होती है। अगर इसके अंदर किसी भी तरह का डैमेज या कंप्रेशन हो जाता है तो इस कारण से ये नीचे सप्लाई करती है, तो इस कारण से इनको यहाँ पर पेन होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कहाँ पर, बैक ऑफ द थाई, ये बैक ऑफ द थाई वाला पार्ट एंड लेग्स के अंदर इनको यहाँ पे पेन हो सकता है। ग्लूटियल रीजन से लेग तक पेन हो सकता है। द पैटर्न ऑफ रेडिएटिंग डिपेंड अपॉन द रूट कंप्रेशन। जो रेडिएटिंग जो पेन होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सी वाली जो रूट है वो कंप्रेस हुई है, मतलब कौन सी वाली डैमेज हुई है। तो यहाँ पे अलग अलग के बारे में लिखा हुआ है। इन S1 रूट कंप्रेशन, अगर S1 रूट का कंप्रेशन हुआ है तो उसको जो पेन होगा, पेन रेडिएट टू द पोस्टरोलेटरल काफ एंड हील। तो पोस्टरोलेटरल काफ एंड जो हील है उसके अंदर पेन होगा अगर S1 रूट कंप्रेशन उसका कंप्रेशन हुआ है तो। और अगर L5 रूट कंप्रेशन अगर हुआ है तो उसको पेन होगा रेडिएटिंग पेन टू द एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेग एंड एंकल। जो एंट्रोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग का होता है वहाँ पर पेन होगा एंड उसको एंकल के अंदर पेन होगा। इन द डिस्क प्रोलैप्स एट द हाइगर लेवल, अगर 2 to 3 एंड L2 to L4 जो है अगर वहाँ पर उसको इंटरवर्टिबल डिस्क होता है तो उसका जो पेन होगा, द पेन में रेडिएट टू द फ्रंट ऑफ द थाई। तो उसका जो पेन होगा वो यहाँ पे फ्रंट ऑफ द थाई में होगा। तो अपन ने यहाँ पे S1 की बात की, सियाटिक नर्व की बात की, L5 की बात की, उसके बाद L2 to L3 की बात की कि किस रूट का कंप्रेशन होने से अपन को किस तरह का पेन देखने को मिलेगा, मतलब किस जगह पे देखने को मिलेगा। ऑफ्टन द रेडिएशन पेन बिगनिंग ऑन वॉकिंग एंड रिलीव्ड ऑन रेस्ट। अगर जो पेशेंट जो वॉक करेगा तो उस टाइम उसको जो पेन है वो बढ़ सकता है और जब वो रेस्ट करेगा तो उसका जो पेन है वो घट सकता है। उसके बाद यहाँ पर आता है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर अपन को क्या देखने को मिलेगा, समटाइम्स द पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पैराएस्थीसिया, मोस्ट ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पिन एंड निडल कोरेस्पॉन्डिंग टू द डर्मेटोन ऑफ द अफेक्टेड नर्व रूट। तो इसके अंदर जो पेशेंट होता है ना वो कंप्लेंट करता है पैराएस्थीसिया की, कि उसको पेन एंड निडल जो सेंसेशन जैसे उसको फील हो रहा है। देयर में भी नमनेस इन द लेग, जो लेग के अंदर उसको नमनेस हो सकती है। फुट के अंदर भी हो सकती है और वीकनेस ऑफ द मसल, और उसको मसल की वीकनेस भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये सब पेशेंट है जो अपन को बताएगा। इन केसेस विथ लार्ज डिस्क मटेरियल कंप्रेशन द थिका और रूट्स द क्वाडा इक्वाना सिंड्रोम रिजल्टिंग वेयर द पेशेंट हैज़ रेगुलर
LM and time paralysis in the lower limb, bilateral absence like ankle jerk with hypoesthesia in the region of the L5 to S4 dermatomes and urinary and bowel incontinence. तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगर लार्ज डिस्क मटेरियल है, अगर उसका जो है उसका कंप्रेसिंग अपन को देखने को मिलती है, तो उस कारण से यहाँ पे जो है वो यूरिनरी एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है। एलएम टाइम पैरालिसिस अपन को पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है एंड बायलेटरल एब्सेंस एंकल जर्क अपन को देखने को मिल सकते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसके एग्जामिनेशन। जब हम पेशेंट का डायग्नोसिस करेंगे तो डायग्नोसिस करने के लिए अपन उसके अंदर कुछ एग्जामिनेशन करके भी देखेंगे, तो उसके बाद अपन उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाएंगे। तो अपन उसका एग्जामिनेशन करते हैं। द बैक एंड लिम आर एग्जामिन विद द पेशेंट अनड्रेस्ड। तो सबसे पहले जो इसका एग्जामिनेशन करने के लिए अपन को जो पेशेंट है उसका अनड्रेस्ड करना पड़ेगा, उसके बाद अपन उसके पोस्चर को ठीक से देख पाएंगे। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। तो अपन को उसके अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन करने हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है पोस्चर। द पेशेंट स्टैंड विद द डिजिट फ्लैटेंड लंबर स्पाइन, द होल ट्रंक इज shifted forward on the hip, the trunk is tilted to one side, sciatic tilt or sclerosis, the sidewell tilt tends to exaggerated on attempted bending forward। तो अपन यहाँ पे सब इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। जो पेशेंट है वो आगे की तरफ झुका हुआ है और इसके अंदर वो थोड़ा टेढ़ा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसको अपन सियाटिक टिल्ट और स्कोलियोसिस कहते हैं इसको। और यहाँ पे जो पेशेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड ऑन द हिप के अंदर, ठीक है। तो ये सब अपन को इस डायग्राम के अंदर देखने को मिल रहा है। तो प्रोलेप्स यूट्रस इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, उसके अंदर अपन को जो पेशेंट है उसके अंदर अपन को इस तरह का पोस्चर देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर आता है मूवमेंट में क्या होगा ना, द पेशेंट इज अनेबल टू बेंड फॉरवर्ड। जो पेशेंट है वो आगे मतलब ठीक से बेंड कर नहीं पाएगा मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंड इज सच अटेम्प्ट इनिशिएटेड सीवियर मसल स्पाज्म इन द पेरा स्पाइनल मसल। तो उसको जो पेरा स्पाइनल मसल है उसके अंदर उसको स्पाज्म देखने को मिलेगा, सीवियर मसल स्पाज्म, अगर वो ऐसा करता है तो। उसके बाद यहाँ पर आता है टेंडरनेस। देयर इज अ डिफ्यूज टेंडरनेस इन द लंबोसेक्रल रीजन। जो लंबोसेक्रल रीजन है वहाँ पर डिफ्यूज टेंडरनेस देखने को मिलेगी। अ लोकलाइज टेंडरनेस इन द मिड लाइन एंड लेटरल टू द स्पाइनस प्रोसेस इन इज फाउंड इन सम केसेस। तो कुछ केस के अंदर क्या होता है ना, अपन को यहाँ पर लोकलाइज टेंडरनेस देखने को मिलती है इन द मिड लाइन और लेटरल टू द स्पाइनस प्रोसेस। मतलब जो स्पाइनस प्रोसेस उसके मिड लाइन में एंड लेटरल साइड अपन को यहाँ पर लोकलाइज टेंडरनेस देखने को मिल सकती है कुछ केसेस के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आता है स्ट्रेट लेग राइजिंग टेस्ट, जिसको अपन SLRT भी कहते हैं। द टेस्ट इंडिकेट नर्व रूट कंप्रेशन। जब टेस्ट अपन पेशेंट के अंदर करवाते हैं तो इससे अपन को ये पता लगता है कि कौन सी नर्व जो है वो कंप्रेस हुई है। द पॉजिटिव SLRT एट 40 डिग्री और लेस इज सजेस्टेड ऑफ रूट कंप्रेशन। अगर अपन को यहाँ पे पॉजिटिव SLRT देखने को मिलता है तो उससे ये इंडिकेट करता है कि हाँ वहाँ पर जो नर्व रूट है वो कंप्रेस हुई है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है लेसेग टेस्ट। तो इसके अंदर क्या होता है ना, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ SLRT। तो अपन ने यहाँ पे देखा था कि SLRT क्या होता है। तो ये जो टेस्ट है वो इसका मॉडिफिकेशन है। वेयर फर्स्ट द हिप इज लिफ्टेड टू 90 डिग्री विद द नी बेंड। तो अपन क्या करते हैं ना, इसके अंदर जो नी बेंड के साथ साथ अपन जो हिप है उसको लिफ्ट करते हैं 90 डिग्री तक। द नी इज द ग्रेजुअली एक्सटेंड बाय द एग्जामिनर। तो एग्जामिनर क्या करता है ना, इसको नी को ग्रेजुअली एक्सटेंडेड करता है। इफ़ नर्व स्ट्रेच इज प्रेजेंट, अगर यहाँ पे जो नर्व है वो स्ट्रेच है तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो ये पेशेंट कर रहा है ना वो उसको कर नहीं पाएगा। इट विल नॉट बी पॉसिबल टू गो सो एंड द पेशेंट विल एक्सपीरियंस पेन इन द बैक ऑफ द थाई और लेग। अगर फिर भी अपन इसको ऐसा करते हैं जो पेशेंट है उसको यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा पेन का, मतलब उसको बैक में एंड थाई और लेग्स के अंदर उसको पेन फील होगा।
उसके बाद यहाँ पर आता है न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ केयरफुल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन वुड रिलीव अ मसल मोटर वीकनेस, सेंसरी लॉस एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस करेस्पॉन्डिंग टू द अफेक्टेड नर्व रूट। तो अपन जब न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो इससे अपन को ये पता लगता है कि मोटर वीकनेस के बारे में पता लगेगा, सेंसरी लॉस के बारे में पता लगेगा एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस के बारे में पता लगेगा। ठीक है। उसके बाद ऑन स्पेशल इम्पोर्टेंट इज द एग्जामिनेशन ऑफ द मसल ऑफ द फुट सप्लाई बाय L4, L5 एंड S1 रूट एज देयर आर रूट अफेक्ट मोर कॉमनली। तो सबसे जो कॉमनली जो अफेक्ट होती है वो होती है L4, L5 एंड S1 की जो रूट सप्लाई करती है वो वाली ऑफ द फुट की। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस मसल इज exclusively supplied by L5 root and its weakness is easily detected by asking the patient to dorsiflex the big toe against resistance। तो अपन क्या करते हैं ना, जो एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस जो मसल है जिसको जो सप्लाई करती है L5 रूट, अगर इसकी वीकनेस अपन को होती है तो इसका अपन इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, जो आस्किंग द पेशेंट टू डोर्सिफ्लेक्स द बिग टो अगेंस्ट रेजिस्टेंस। तो अपन उससे कहेंगे पेशेंट को कि आप अपने जो बिग टो है उसको अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट रेजिस्टेंस उसको डोर्सिफ्लेक्स करो। उसके बाद यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इस डिस्क प्रोलेप्स यहाँ पे दिए हुए कुछ, जिसके अंदर यहाँ पे लेवल दिया हुआ है, नर्व रूट कौन से अफेक्ट है वो दिया हुआ है, मोटर वीकनेस के बारे में बताया हुआ है एंड सेंसरी लॉस एंड रिफ्लेक्सेस के बारे में बताया हुआ है। तो लेवल अगर L5 टू S1 होता है तो अगर यहाँ पर S1 रूट है अगर वो अफेक्टेड है तो मोटर वीकनेस अपन को देखने को मिलेगी, वीकनेस ऑफ प्लांटर फ्लेक्सर ऑफ द फुट की। उसके बाद सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा ओवर लेटरल साइड ऑफ द फुट का एंड रिफ्लेक्सेस उसके देखने को मिलेंगे, एंकल जर्क स्कल्ड और एब्सेंट। उसके बाद L4 एंड L5 लेवल पर L5 रूट जो है वो अफेक्टेड है तो यहाँ पर है जो है वो वीकनेस अपन को देखने को मिलेगा, वीकनेस ऑफ EHL एंड डोर्सिफ्लेक्सर ऑफ द फुट। तो अपन को देखने को मिलेगा जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर है एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। फिर उसके बाद यहाँ पे सेंसरी लॉस अपन को देखने को मिलेगा ओवर डोर्सम ऑफ द फुट एंड लेटरल साइड ऑफ द लेग। और उसके बाद रिफ्लेक्सेस के अंदर अपन को देखने को मिलेगा एंकल जर्क नॉर्मल अपन को देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो और L4 अगर L4 एंड L5 जो है उसके यहाँ पे L4 जो रूट है वो उसका यहाँ पे अफेक्टेड है तो अपन को यहाँ पे वीकनेस ऑफ एक्सटेंसर ऑफ द नी का देखने को मिलेगा। उसके बाद सेंसरी लॉस देखने को मिलेंगे ओवर ग्रेट टो एंड मीडियल साइड ऑफ द लेग के। उसके बाद जो रिफ्लेक्स है वो देखने को मिलेगा नी जर्क स्क्लज्ड एंड एब्सेंट। तो अपन ने आज की वीडियो के अंदर पढ़ा था इसके रिलेवेंट एनाटॉमी, पैथोलॉजी एंड डायग्नोसिस। ओके, उसके बाद इसका इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड सर्वाइकल डिस्क प्रोलेप्स अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो अपन ने यहाँ पे देखा कि प्रोलेप्स से इंटरवर्टिबल डिस्क क्या होता है, इसके अंदर अपन देखा था कि इंटरवर्टिबल डिस्क क्या होता है और किस तरह से प्रोलेप्स इंटरवर्टिबल डिस्क होता है जिसको अपन PIBD भी कहते हैं। थैंक यू।